मतलब चलिए पुनः जो है श्री मोहन शर्मा जी का स्वागत करते हैं। वो ग्वालियर से चलकर यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मेरे बारे में और क्राइम फ्री भारत के बारे में बहुत सुना है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आओ उन क्वेश्चंस को एक एक करके हैंडल करते हैं और उनके माध्यम से एक्चुअली में ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके जीवन में भी होंगे। तो शर्मा जी तो एक माध्यम है। मैं कोशिश करूंगा कि इतने विस्तार से जवाब दूं जिससे कि आपके मन की भी शंकाएं और कुशलताएं और हम अनुकूलन कर सकें और साथ ही जो है आपको जोड़ सकें। आपका से जो है के जुड़ाव से हम सभी स्टेक होल्डर्स को अपना पार्टनर बना सकें और स्टेक होल्डर की आंख से तो कोई चीज छिपनी नहीं रह सकती है। तो ये इतनी पावरफुल व्यवस्था होगी कि ये जो अभी जो बदमाशी और भ्रष्टाचार की जो बातें चल रही हैं वो बहुत जल्दी जो है ना अतीत की बातें हो जाएंगी। सही। तो शर्मा जी आप प्रश्न पूछें और आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। क्राइम भारत किस पे क्राइम मुक्त करना चाह रहे हैं? देखिए क्राइम फ्री भारत भ्रष्टाचार फ्री भारत की बात नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक क्राइम है, राइट? इट इज क्वालिफाइड इन द सेम लॉ, राइट? तो भ्रष्टाचार भी एक क्राइम है और मर्डर, डकैती, लूट, रेप सभी जो है ना सब क्राइम है। तो ये जो है सभी तरीके की क्राइम्स को इंक्लूडिंग भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की प्रॉमिस दे रहा है और इसके लिए 5 जो है सर्टेनिटी उसने हमने जो है इजाद की हुई है और ये सभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हमें इस बात का जो आपने कहा है इस बात का पूरा भान है कि हमारे राजनेता तो जो है ना इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। जो व्यवस्था अंग्रेजों लाए थे उसकी जगह जो है ना व्हाइट अंग्रेज चले गए हैं और ये ब्लैक अंग्रेज जो है ना उस व्यवस्था को खूब दोहन कर रहे हैं। पहले पैसा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में जाता था, ब्रिटेन में जाता था। अब वो पैसा जो है ना स्विट्जरलैंड के बैंक में जा रहा है। बस इतना ही थोड़ा बहुत फर्क, इतना ही थोड़ा सा फर्क पड़ा है। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि जो न्याय व्यवस्था, जो सिस्टम अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को जो है ना कंटिन्यूएशन करने के लिए बनाया था वो उसी स्वरूप में क्यों होना चाहिए? उस व्यवस्था के लोगों को वही अधिकार क्यों होना चाहिए? उसमें वो लॉर्डशिप क्यों होना चाहिए? हमें जो है इसको आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पॉपुलर जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हुए हमारी विवेचना जो है वो 7 दिन में पूरी क्यों नहीं होना चाहिए? जहां पर एविडेंस कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं वहां पे स्टेक होल्डर के माध्यम से वो एविडेंस कैप्चर कराना, कैमरों के माध्यम से, आईओटी डिवाइसेस के माध्यम से वो एविडेंस कैप्चर कराकर ऐसा कोई गैप ही ना छोड़ा जाए कि जहां एविडेंस ना हो। और जब वो जो एविडेंस होंगे वो रिलायबल होंगे और सिस्टम उनके साथ एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट कि कानून के हिसाब से वो ग्राह्य हैं ये पैदा करेगा। वो पूर्णतया जो है ना सख्त है, उनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल नहीं है तो इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा और यदि वो चीज मूव कर रही है तो हैश वैल्यू को मैच करके एक सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी भी पैदा करेगा कि इसके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बीच में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। सो चेन ऑफ कस्टडी के तहत इट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड और इट इज द सेम प्रोडक्ट। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और ये ऐसी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को हमने 5 चरणों में बांटा है और हम उसको 5 वीडियो के माध्यम से जो है ना हैंडल करेंगे। तो पहला है कि अपराध का पंजीयन हो। तो जब मैं गुजरात में गया था तो एक आईजी रैंक के ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर यू आर ऑब्सेस्ड बाय द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बोले सर एक बहुत बड़ी डायमेंशन है जो शायद आपका ध्यान नहीं गया है। जो मिली भगत के द्वारा जो फर्जी, फैब्रिकेटेड और एग्जैजरेटेड जो है ना एफआईआर दर्ज हो रही हैं जिसमें पुलिस की और कंप्लेंट करने वाले की एक साजिश होती है जिससे कि जिस व्यक्ति को वो दबा रहे हैं उसके खिलाफ एक फर्जी केस और रजिस्टर कर दिया जाए जिससे वो एकदम जमीन के नीचे ही चला जाए और उनकी जो कुत्सित चालें हैं वो जैसी है वैसी बनी रहे। तो उन्होंने मुझसे उस समय आग्रह किया था कि साहब फैब्रिकेटेड और फॉल्स एफआईआर को भी आप अपने एजेंडा का हिस्सा बनाइए। तो हमने इस सर्टेनिटी में 2 पार्ट कर दिए हैं कि
हमारी प्रोसेस के माध्यम से हम एफआईआर की प्रोसेस में इतने बैडनेस पैदा कर देंगे, एवरीथिंग विल बी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड, इट विल बी लॉग्ड विद द डेट टाइम एंड लोकेशन, उसमें एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर जानबूझ के डाल देंगे क्योंकि हम एक विटनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें सेक्शन लगाएगी कि क्या अपराध का वायलेशन हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसके पास लीगल वॉलंटियर के पास भेजेंगे, जिससे लीगल वॉलंटियर का जो है ना, ही विल बिकम द विटनेस टू दैट कंटेंट कि उसके पास एक कंटेंट आया था, उसने उसे देखा और ये सेक्शन अप्लाई किए, राइट, एंड देन ये कंटेंट जो है ना विल गो टू द थानेदार, राइट, अंडर 154(1) और उससे कहा जाएगा एंड इट विल बी साइंड एंड इट विल नॉट बी साइंड बाय द विक्टिम, इट विल बी साइंड बाय सीएफबी वॉलंटियर। बाय सीएफबी वॉलंटियर कहेगा कि साहब ये संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत मेरे ऊपर लीगल दायित्व है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूं, लिहाजा हे थानेदार, आपका भी 154(1) में लीगल दायित्व है कि आप एफआईआर दर्ज करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एफआईआर दर्ज कर अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करेगा। वो जो है थानेदार से कोई निवेदन नहीं करेगा, उसको आभास करेगा कि यू हैव टू कंप्लाई एंड डू योर लीगल रिस्पांसिबिलिटी, और वो बिना धीमे वो नहीं कहेगा, लेकिन सीएफपी पीछे से कह दे रहा है कि हे दर्श थानेदार, यदि तू एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो भविष्य में इस बात को तू झेल नहीं पाएगा, तेरा सस्पेंशन सुनिश्चित है और हो सकता है जेल जाना भी सुनिश्चित हो। ये वो बेचारा हमारा वॉलंटियर तो नहीं कह पाएगा, लेकिन नेशनल प्रेसिडेंट के माध्यम से ये बात मैं कहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूं, मैं सरकार को कहता हूं कि आज जो है, आज आप अपनी संवैधानिक ड्यूटीज का निर्वहन ना करके फिर भी सत्ता में काबिज है, ये असंवैधानिक है। जिस संविधान के माध्यम से आप सत्ता में आरोहित हुए हैं, उसी में आपको जो है ना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, और उसी संविधान में आर्टिकल 356 भी दिया गया है, जो कह रहा है कि यदि आप जो है आपके संवैधानिक दायित्वों को ठीक ढंग से यदि निर्वहन नहीं कर पा रहे हो तो इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और आर्टिकल 356 ऐसी सरकारों को ध्वस्त करने की व्यवस्था है। हमारा जो है गवर्नर एक पॉलिटिकल आदमी है, तो वो अपने लोगों को जो है ना वो इग्नोर करना चाहता है, तो सीएफबी वो सब मसाला जो है ना गवर्नर के पास भेजेगा, जरूरत पड़ेगी तो पीआईएल लगाएगा। लेकिन यदि हम पूरी व्यवस्था को पहले लीगली घेरेंगे, तो लीगल घेरने में आएगा 154(1) में थानेदार से हे दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, 154(3) सीआरपीएफ के तहत वी विल गो टू द एसपी से हे इट इज योर लीगल रिस्पांसिबिलिटी अंडर सेक्शन 354(3) प्लीज डिस्चार्ज, फेलिंग व्हिच पूरे कंटेंट के साथ वो जाना मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, you are also having the responsibility under section 156(3). Then in selected cases it will go to the high court under 482 CRPC, it is the responsibility of the high court also, और बहुत ही glaring cases में we will go to the honorable supreme court कि आपने ललिता वर्साई स्टेट ऑफ यूपी में ढेर सारे सिक्वल जजमेंट दिए हैं, जिसका सम टोटल ये है कि अपराध का पंजीयन थानेदार की, पुलिस की एक जिम्मेवारी है। यदि उसे कोई कंफ्यूजन है तो वो जांच इस बात की कर सकता है कि अपराध घटित हुआ कि नहीं। हाँ जी, वो कोई शिकायत जांच नहीं कर सकता, राइट, वो इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता, वो कंटेंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ इस बात का जो है ना जांच कर सकता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है कि नहीं। लेकिन आज के दिन सभी लोग मोटी खाल के हो गए हैं और इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक लीगल जो ये व्यवस्था है, ये सीएफबी इस लीगल व्यवस्था के तहत इस मोटी चमड़ी के लोगों को ठीक करेगा, राइट। फिर जो है सीएफबी जो है ना, चूंकि हर चीज को बहुत ऑथेंटिकेट कर रहा है, हर चीज को डेट टाइम और लोकेशन से स्टैम्प कर रहा है, हर चीज को, फिर जो है ना जो है इस दौरान अपने वॉलंटियर के माध्यम से हम एडिशनल साक्ष्य भी इकट्ठा करेंगे। पुलिस के जो है ना साक्ष्य ग्राह्य हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे जो वॉलंटियर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे वो ग्राह्य होंगे कानून में, सेक्शन 8 सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो हम पुलिस की भी मदद करेंगे इसमें, लेकिन अभी हमारा ये है कि क्या हमारी व्यवस्था, आज की व्यवस्था, लूड़ी लगनी व्यवस्था, जो कि अपराध का पंजीयन सिलेक्टिवली करना चाहती है, नेताओं के कहने पे करना चाहती है, क्या हम उस मोटी खाल की व्यवस्था को
अपराध के पंजीयन के लिए विवश कर पाएंगे क्या फर्जी एफआईआर होने पर जिसने जो है ना फर्जी एफआईआर की है उसको एफआईआर के लेवल पे हम प्रोसिक्यूट कर पाए, और यदि उस लेवल पे हम नहीं पकड़ पाए तो जब उसका कोर्ट में एक्विटल होता है तो हम उसको इस एंगल से देखें कि क्या ये फैब्रिकेटेड और एग्जैजरेटेड थी. So is it a failure of judiciary to not properly appreciating evidence, or it is a concocted case? और यदि ये concocted case है तो इवन उस स्टेज पर भी जो है फरियादी को और जिन लोगों ने उस व्यवस्था के तहत उसमें कंट्रीब्यूट किया है और फर्जी चालान लगाया है उनको जहां तक संभव है उनको घेरा जाए. ठीक है ना? तो ये हो गया है कानून वाला पार्ट. फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी लाने का वो भी है. तो थानेदार को छोड़ो, फिर हम एसपी से कहेंगे कि तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी है, हमने 500 केस आपके पास भेजे थे, आपने क्या किया? इज इट योर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर? फिर आईजी के पास, डीआईजी के पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, डीजी के पास जाएंगे, और एक खाता बढ़ता जाएगा और उनकी हर लेवल पे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी लाएंगे. जो उसके जूनियर ने जो किया उसको किनारे रखो. अभी तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब आपको ये पूरे कंटेंट दिए गए थे तो आपने इसे इंक्वायरी और रिपोर्ट कैसे भेजी? पुलिस में कहीं पे भी इंक्वायरी और रिपोर्ट का प्रावधान नहीं है. पुलिस के में जो है दो चीजें हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. तो पुलिस को रेफर भी करना चाहिए, यदि सीनियर ऑफिसर रेफर कर रहा है तो उसे इंक्वायरी और रिपोर्ट नहीं करना चाहिए. उसे पूछना चाहिए कि क्या इससे संज्ञेय अपराध की जानकारी नहीं मिल रही है, यदि मिल रही है तो आपने अपराध का पंजीयन क्यों नहीं किया है, आप उसको लॉर्ड क्यों बना रहे हो, इंक्वायरी और रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं. यदि उसने गलत एफआईआर की है, गलत कंटेंट दिया है तो उसको प्रोसिक्यूट करिए 182 211 में. तो सिस्टम जो है राइट फ्रॉम एसपी से लेकर डीजी और इवन होम डिपार्टमेंट तक को जो है वो घेरेगा और कहेगा कि हैव यू फुलफिल्ड योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी. हम मूल कंटेंट की बात नहीं करेंगे इसमें. मूल कंटेंट में हम थानेदार को घेरेंगे. हम जो है सुपरवाइजरी और फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए whether each officer at his level, whether he has done what is expected of him and whether he could be held accountable for his administrative lapse. और पहले administrative lapse ये है कि जो आप इंक्वायरी एंड रिपोर्ट लिखते हैं ये लिखना तत्काल बंद करिए. मेरा तो कहना ये है कि आप कंप्लेंट डिपार्टमेंट तत्काल बंद करिए, क्योंकि पुलिस में विजिलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए. इनको कंप्लेंट डिपार्टमेंट क्यों होना चाहिए? यदि आपकी संज्ञेय है तो एफआईआर दर्ज करिए, असंज्ञेय है तो कोर्ट देने की बात करिए. इसमें कंप्लेंट की इंक्वायरी कहां आ गई है? यदि किसी ने पैसे लेके या आदत तरीके से यदि केस रजिस्टर नहीं किया है तो इट इज ए विजिलेंस मैटर. इट इज नॉट ए कंप्लेंट मैटर, इट इज ए विजिलेंस मैटर. सो जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है वो सब कंप्लेंट जो है ना विजिलेंस में जाना चाहिए. एंड विजिलेंस मस्ट लुक इनटू दिस डायरेक्शन कि क्या विजिलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानबूझ के अपराध पंजीयन नहीं किया गया है. देन हम विजिलेंस डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस कर सकते हैं. मेरी शासन से, मेरी अपने पुलिस विभाग से प्रार्थना है कि कंप्लेंट विभाग तत्काल बंद किया जाए. हम सब अधिकारी कंप्लेंट एंड रिपोर्ट लिखना बंद करें. हम सब लोग जो है उसमें ये पूछें कि इससे जो है ना ये एफआईआर दर्ज हो रही है, हे थानेदार, हे एसपी, तू बता कि तुझे ये दिखा के नहीं दिखा. राइट. और यदि जो है ना वो कंटेंट गलत है तो 182 211 में उसे बंद करो. हमें एज ए पुलिस ऑफिसर वी मस्ट जो है ना स्टॉप राइटिंग फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट. राइट. तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी वाली बात हो गई. फिर तीसरी हम लेजिस्लेटिव रिस्पांसिबिलिटी की बात. राइट. अब ये पूरा मसाला जो है ना बना के हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना के उसको जो है ना अपोजिशन के जो है ना मेंबर के पास भेजेगा. अब एक जो है ना अपोजिशन के एमएलए को ये मसाला मिलेगा, वो तो जो है ना शासन की एसक्यू कैसी कर देगा. अब कितनी देर तक आप कहोगे कि मैं साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं? भाई जितनी देर आपका सिस्टम तो गड़बड़ी कर रहा है, वो तो रजिस्टर कर नहीं रहा है. तो यदि इस सेशन को आपने निकाल लिया तो अगले सेशन में अभी उसके 500 थे, अगले सेशन तक उसके 1000 हो जाएंगे, और अगले और एक सेशन और यदि पास कर लिया तो 1500 हो जाएंगे. कभी ना कभी तो जो है ना आप घेरे में आएंगे, वो आने पड़ेगा. राइट. और फिर हम फाइनली लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बाद we will go for the constitutional accountability and we will make a case and we will send it to the governor कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आप हर महीने में शासन के बारे में रिपोर्ट भेजते हैं, हम ये आपको फैक्ट दे रहे हैं
जिससे ये विदित होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोर ऑफ मशीनरी हुई है, आप इसके बारे में प्रेसिडेंट को, इस सरकार को डिसमिस करने की रिपोर्ट भेजें। और जब वो, मुझे मालूम है कि वो नहीं भेजेगा, तो हम इसमें PIL लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हम जो है, आप ये बताइए कि यदि हम इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपको भरोसा हो रहा है कि हम आज नहीं तो आज से 2 साल बाद इस मोटी खाल के लोगों को हम विवश कर पाएंगे कि वो जहां FIR है वो दर्ज हो और गलत FIR वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ये हम, आपको लगता है कि हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि नहीं कर सकते हैं सर? चलिए, तो जो इस व्यवस्था में वॉलंटियर्स एक्टिवेट होंगे और जो वो कैप्चर करेंगे, उनको क्राइम फ्री भारत एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी देगी, और जितनी हम रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे हम उसे अपना एक्सपेंडिचर मानेंगे, और एज ए इंटरलेबोरेटरी वी विल से कि दिस मच जो है ना पेनल्टी शुड आल्सो बी इम्पोज्ड। तो अकेला जेल ना दिया जाए, साथ में पेनल्टी दी जाए, और वो पेनल्टी should take care of the expenditure committed by the CFB on its volunteer। तो इस तरीके से हम जो है एक पहली सर्टेनिटी को लाएंगे, that is the certainty of registration of FIR without going to थाना, and certainty of prosecution of for the false and fabricated exaggerated FIR। शर्मा जी, हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, वो करेंगे कि कैसे हम पुलिस ऑफिसर की मदद करेंगे, जिससे कि ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर वो जो है ना हर केस में विवेचना पूरी कर पाए। तो आज इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।